जंगल का श्रापित स्कूल। मास्टर जी, वह बातें मत सुनिए, अच्छा नहीं होगा। अगर आप वह बातें सुन लेंगे तो स्कूल की इमारत के पास रहना नहीं चाहेंगे। और फिर जो जंगल विजयगढ़ के उस तरफ है, वह जंगल भी ठीक नहीं है। विवेक खाना बना रहा था। हांडी में चावल उबल रहा था और उसमें से बुलबुले उठने की आवाजें आ रही थी। विवेक की बातों के साथ साथ वह आवाज भी अजीब सी लग रही थी। विजय नहा कर आया था। सिर पोंछते पोंछते उसने कहा, देख विवेक, मुझे तो इन सब चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और फिर अगर डर ही लगता तो घर से इतनी दूर यहाँ आता ही क्यों? आज मेरी छुट्टी है, आज रविवार है। वैसे भी स्कूल अच्छे से कब शुरू होगा यह भी तो मुझे नहीं पता। चल, एक काम कर, आज मैं भी तेरे साथ स्टेशन की ओर थोड़ा घूम आता हूँ। यहाँ रहकर अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा है। बातें करते करते विजय दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने एक पुराना शीशा भी रख लिया था। उस शीशे में उसने देखा कि दरवाजे से बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। यह छोटी सी कोठरी स्कूल की इमारत के पीछे तरफ थी। पीछे की खिड़की से बाहर का जंगल दिखता था। एक ओर से स्कूल का भवन भी नजर आता था। जंगल के किनारे से जाती हुई एक पगडंडी गांव के मैदान की ओर बढ़ रही थी। विवेक अपने काम में मग्न था। विजय ने अपना काम निपटाया, कपड़े बदले और फिर बोला, आज और कुछ करने की जरूरत नहीं। देख, चावल तो उबल ही रहा है, बस दाल पक जाए फिर खाना तैयार हो जाएगा। लेकिन उसने देखा कि विवेक कुछ बोल नहीं रहा था। वह चुपचाप अपना काम कर रहा था। दोपहर में खाना खाने के बाद वे दोनों निकल पड़े। उसी समय विजय साइकिल लेकर स्टेशन की ओर रवाना हो गया। इस रास्ते पर ऑटो रिक्शा चलते हैं, मगर अंदर के इस इलाके तक वे आसानी से नहीं आते। वैसे भी ऑटो रिक्शा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी साइकिल बहुत मजबूत थी। साइकिल के पीछे के कैरियर पर विवेक बैठ गया। विजय पैडल मारते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसने कहा, मास्टर जी, आप पूछ रहे थे ना कि स्कूल में क्या हुआ था? सच कहूं तो मैं भी ठीक से नहीं जानता। हाँ, गांव के कई लोग से अलग अलग बातें सुनी हैं, लेकिन हाँ, यहाँ जरूर कुछ हुआ है, यह महसूस होता है। रात में घर के अंदर अजीब सी घबराहट होती है। फिर उसने विवेक की ओर देखा और कहा, रात में तू भी तो डर के मारे यहाँ नहीं रहता है ना? और बाबू को बताने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा, ऐसा सोचता है? फिर विवेक बोलने लगा, जहाँ अब स्कूल की इमारत खड़ी है, सुना है पहले वहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था। यह बिशनपुर गांव जो तुम अभी देख रहे हो, पहले ऐसा नहीं था। पहले यह इलाका पूरी तरह अलग था। दूर दूसरे गांव के करीब कुछ घर थे, लेकिन इस तरफ चारों ओर विजयगढ़ का घना जंगल फैला हुआ था। और उसी जंगल के बीच मैदान के पास एक लंबा चौड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। यह सुनकर विजय के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी खिड़की से ही तो कब्रिस्तान दिखाई देता था। कई बार रात में भी उसने उस ओर देखा था। अगर पहले वहां कब्रिस्तान था तो फिर उसी जगह पर स्कूल क्यों बनाया गया? उसने फिर पूछा, क्या यह बिशनपुर गांव पहले यहाँ नहीं था? विवेक ने कहा, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत पुराने समय की बात थे। तब ना मैं था और ना ही मेरे पिता पैदा हुए थे। लेकिन हाँ, तब वहाँ कब्रिस्तान जरूर था। आसपास के गांव के लोग किसी की मौत हो जाने पर उसे दफनाने के लिए वहां कभी-कभी आते थे। लेकिन अंधेरा होते ही वे उस कब्रिस्तान के पास न जाने की पूरी कोशिश करते। उस समय यहाँ बहुत कम लोग रहते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही परिवार यहाँ बसते थे। विवेक थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बोलना जारी रखा। एक दिन उस कब्रिस्तान के पास के जंगल से होकर एक परिवार अपने घर लौट रहा था। परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उनके साथ था उनका 12-13 साल का बेटा। वे जानते थे कि रात में कब्रिस्तान के पास के रास्ते से गुजरना मना है, लेकिन उस दिन ऐसी स्थिति थी कि उन्हें उसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे ही थे, उन्हें महसूस हुआ जैसे अंधेरे में वहां काले काले साए इधर उधर छिप रहे हो।
विवेक कहानी सुनाते हुए साइकिल चला रहा था और विजय चुपचाप आगे सड़क को ताकते हुए उसकी बातें सुन रहा था। सूरज अब पश्चिमी आकाश में लगभग सिर के ऊपर चमक रहा था। चारों ओर धूप से सब कुछ चमक रहा था। गांव की सड़क बिल्कुल सीधी थी। एक और खाली खेत थे। कुछ दूर पर इक्का दुक्का घर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद चारों ओर सन्नाटा और शांति थी। विवेक कुछ देर चुप रहा, फिर आगे बोला। उस परिवार का जो आदमी था, उसे एहसास हो गया कि खतरा उनके बहुत करीब है। उसे समझ में आ गया था कि रात के अंधेरे में उस रास्ते पर आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह धीमे स्वर में बोला, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तुम एक काम करो, तुम बच्चे को लेकर आगे चलती रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। कब्रिस्तान की तरफ ध्यान मत देना, नहीं तो खतरा हो सकता है। तभी उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन तुम पीछे रहोगे, आगे अगर कुछ हुआ तो हम कैसे बचेंगे? मैंने पहले ही कहा था कि आज रात रुक जाते हैं, सुबह घर चले जाते, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब गलती तो हो ही गई, यह तो साफ समझ आ रहा है, लेकिन इस बारे में अभी बात करने का कोई फायदा नहीं। अब बस तुम आगे बढ़ो और बच्चे को लेकर चलती रहो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। वे दोनों चारों ओर नजर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बच्चे को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर किसी तरह आगे बढ़ाया जा रहा था। बच्चे की उम्र भले ही 12-13 साल थी, लेकिन वह ज्यादा समझदार नहीं था। वह थोड़ा बीमार सा था, कुछ भोला और धीमी बुद्धि वाला था। इतनी अजीब चीजें देखने के बावजूद उसने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी माँ का हाथ थामे चुपचाप चल रहा था। उसकी आंखों में अब भी नींद भरी हुई थी। कब्रिस्तान काफी लंबा था। अब जितनी जगह स्कूल की इमारत घेरती है, उससे भी ज्यादा बड़ा हुआ करता था वह कब्रिस्तान। और उसी कब्रिस्तान के एक किनारे से बिशनपुर गांव की ओर जाने वाला रास्ता गुजरता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि अंधेरे में उनका कोई पीछा कर रहा है। आदमी के हाथ में एक टॉर्च थी, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी अज्ञात कारण से वह टॉर्च जल ही नहीं रही थी। वे कब्रिस्तान के बीचों बीच तक पहुंच चुके थे। तभी अचानक बच्चे ने कब्रिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए पिताजी, वह मुझे बुला रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। बच्चे की यह बात सुनते ही उसके माता पिता के शरीर से जैसे जान ही निकल गई। वे पूरी तरह भय से जड़ हो गए। चारों ओर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे में वे किसी तरह आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वे पास के गांव से शाम को ही निकले थे और आधे घंटे के भीतर बिशनपुर गांव पहुंच जाने की योजना थी। लेकिन रास्ते में अचानक उनकी बैलगाड़ी बीच सड़क पर इस तरह अटक गई कि वे समय पर गांव नहीं पहुंच सके। वहां से बैलगाड़ी हटाना भी मुश्किल था और उसे छोड़कर पैदल आगे बढ़ना भी आसान नहीं था। फिर भी वह आगे बढ़ गए। गांव के रास्ते के दोनों ओर की जमीन ढलान पर थी। वहां नीचे खेत थे, जहां धान की खेती की गई थी। खेतों में पानी और कीचड़ भरा हुआ था, जिससे उस रास्ते को पार करना असंभव था। उसके अलावा उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था और एक महिला। अब ऐसे में कोई भी जोखिम भरा फैसला लेना उनके लिए मुश्किल था, जिससे वे किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। कोई नहीं बुला रहा है बेटा, चलो घर चलते हैं, घर जाकर सोना, तुम उन बातों को मत सुनो। नहीं बाबा, सुनो, कोई बुला रहा है। देखो, वहां उस पेड़ के पास कोई खड़ा है, वह मुझे अपनी ओर बुला रहा है। मुझे जाने दो, मुझे उसके पास जाना होगा। बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी और घबराकर बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमारे बेटे पर उनकी नजर पड़ गई है। जो उस कब्रिस्तान में रहते हैं, वे अच्छे नहीं हैं, उनकी नजर ठीक नहीं होती। अब बहस करने से कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो, बच्चे को पकड़ो, जरूरत पड़े
तो जबरदस्ती उसे यहाँ से ले चलो। लेकिन बच्चा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था। उसने जोर से माता-पिता के हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कब्रिस्तान की ओर भागने लगा। माँ और पिता ने पूरी ताकत से उसे पकड़कर रोक कर रखा था, लेकिन बच्चे में अचानक से किसी अद्भुत शक्ति का संचार हो गया। वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वह मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। अंधेरे में कब्रिस्तान के रास्ते पर वे दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। अगर वे चिल्लाते भी तो यहाँ उनकी मदद के लिए कोई न था। आसपास का कोई गांव तो दूर, यहाँ तक कि आसपास एक झोपड़ी तक नहीं थी। अगर वे करीब 10-15 मिनट चलते तो उसके बाद बिशनपुर गांव शुरू होता था। अगर किस्मत अच्छी होती तो उधर कोई मिल सकता था, लेकिन रात के समय गांव के लोग जल्दी सो जाते थे। आदमी घबराकर रोते हुए अपने बेटे को कसकर पकड़े रहा, लेकिन तभी अचानक बच्चे ने एक झटका मारा और उसकी मां को जमीन पर गिरा दिया। आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसका हाथ बच्चे के कंधे से फिसल गया और उसी क्षण गहरे अंधेरे में वह बच्चा दौड़ता हुआ कब्रिस्तान की ओर भाग गया। मास्टर बाबू ने अचानक कहा, अगर वहां कब्रिस्तान था तो उसके चारों ओर कोई दीवार या बाउंड्री तो जरूर होगी, फिर वह उसे पार करके अंदर कैसे चला गया? आप शहर के कब्रिस्तान देखे होंगे, वहां दीवारें होती है, बड़े बड़े पत्थर के स्मारक होते हैं, लेकिन गांव के कब्रिस्तान वैसे नहीं होते मास्टर बाबू। गांव के कब्रिस्तान में कब कोई अंदर चला जाए यह समझना भी मुश्किल होता है। सिर्फ जमीन पर बनी छोटी छोटी ऊंची नीची ढलानों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कब्रें बनी हुई है। जब गांव में कोई घातक बीमारी फैलती थी तब लोग कहीं भी लाशों को दफना देते थे। वहां हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं था। सब एक ही जगह मृत शरीरों को दफन कर देते थे। कई बार बारिश के पानी से कब्र की मिट्टी बह जाती तो शियार और कुत्ते लाशों को खोद खोद कर बाहर निकाल लाते। विवेक इतनी बातें इस तरह से कह सकता है, यह विजय ने कभी सोचा नहीं था। विवेक पीछे बैठा था, उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। विजय ने भी कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। बच्चा उस दीवार विहीन सीमा विहीन कब्रिस्तान के अंदर में दौड़कर घुसते ही अचानक गायब हो गया और ठीक उसी समय वहां से एक भयावह चीख सुनाई दी। फिर किसी के एक साथ जोर जोर से हंसने की आवाजें आई और उसके बाद बच्चे की चीख कराह में बदल गई। वह आदमी वहां और नहीं रुक सका। उसने हाथ में पकड़ी टॉर्च को 2 बार झटके से हिलाया और अचानक ही टॉर्च जल उठी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि उसकी पत्नी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे वहीं रुकने के लिए कहकर वह भागते हुए आगे बढ़ गया। इतना कहकर विवेक चुप हो गया। तब विजय ने पूछा, फिर क्या हुआ? विवेक ने कहा, फिर उस कब्रिस्तान में सच में क्या हुआ यह कोई नहीं जानता मास्टर बाबू, लेकिन अगली सुबह उस आदमी और उसके बेटे को मिट्टी में उल्टे धंसे हुए पाया गया, जैसे किसी ने उनके शरीर को जमीन में गाड़ दिया हो। उनके सिर से लेकर सीने तक पूरा शरीर मिट्टी के नीचे धंसा हुआ था और ऊपर से उनके दोनों पैर मिट्टी के बाहर निकले हुए थे, सीधे और लंबे। उस रात उस औरत की हिम्मत नहीं हुई कब्रिस्तान में जाने की। वह वहीं रोते रोते बेहोश हो गई थी। सुबह जब गांव के किसान उधर आए तो उन्होंने उसे जमीन पर पड़ा पाया। होश में आने के बाद जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो गांव वालों ने दिन की रोशनी में अंदर जाकर वह भयावह दृश्य देखा। कैसा होगा वह दृश्य? विजय इसकी कल्पना करने की कोशिश कर ही रहा था, फिर तभी पीछे से विवेक बोल उठा, मास्टर बाबू देखिए, स्टेशन के पास आ गए। अब विजय समझ गया कि जिस रास्ते से उस दिन ऑटो रिक्शा वाला उसे लाया था वह गांव का बड़ा रास्ता था, लेकिन आज वे छोटे रास्ते से आए थे, इसलिए जल्दी पहुंच गए। स्टेशन के पास कुछ ही कदम की दूरी पर गांव की छोटी छोटी दुकानें एक के बाद एक दिखने लगी।
ये दुकानें विजय ने पहले भी देखी थी। एक छोटी सी खाने की होटल भी थी, जहां सादा भात और तरकारी मिलता था। विवेक ने मोबाइल चार्जिंग के लिए हमेशा की तरह बगल की दुकान में कदम रखा। दुकान का लड़का विवेक को देखते ही बोल उठा, अरे विवेक, आज भी मोबाइल चार्ज कराने आया है? हाँ रे, और यह देख, हमारे बिशनपुर स्कूल के नए मास्टर साहब, मास्टर जी का ही मोबाइल चार्ज कराने लाया हूँ। अच्छा अच्छा, ये लीजिए मास्टर साहब, मैं अच्छे से चार्ज कर दूंगा। आप लोग जब लौटेंगे तब ले जाना। विजय हल्के से मुस्कुराया, लेकिन तभी उसने देखा कि दुकान के लड़के की मुस्कान अचानक मंद पड़ गई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर झलक आया, लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने खुद को संभालते हुए कहा, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन सुना है कि स्कूल तो काफी समय से बंद पड़ा है। हाँ, स्कूल कुछ प्रशासनिक दिक्कतों के कारण बंद था, लेकिन अब फिर से खुलने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। स्कूल की सफाई, लोगों से बातचीत वगैरह करके सब कुछ व्यवस्थित करना है। कुछ दिनों में स्कूल पहले जैसा चलने लगेगा। मेरा भाई वहीं पढ़ता था। कहते कहते लड़के ने अचानक विवेक की ओर देखा, फिर बात अधूरी छोड़कर हल्का सा मुस्कुराया। खैर मास्टर जी, आप घूम आइए, मैं आपका मोबाइल चार्ज पर लगा देता हूँ, लौटते वक्त ले लीजिएगा। स्टेशन पार करने के बाद वे साइकिल से और आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक बड़े तालाब के पास पहुंच गए, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि तालाब में पानी ही नहीं था, केवल तलहटी में थोड़ा सा पानी ठहरा हुआ था। तालाब के किनारे खड़े होकर विजय ने आश्चर्य से पूछा, अरे विवेक, इतना बड़ा तालाब और इसमें पानी नहीं, बस इतनी सी नमी बची है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस तालाब के पीछे भी एक कहानी है मास्टर जी। हमारे इस बिशनपुर गांव और आसपास के इलाकों पे बहुत सी कहानियां हैं। आप जब यहाँ रहेंगे तो यह कहानी भी किसी दिन सुनाऊंगा। लेकिन अभी आइए नीचे चलते हैं, वहाँ नीचे जाकर थोड़ी देर बैठते हैं। देखिए, वहाँ से नीचे उतरा जा सकता है। ऊपर से जितना गहरा दिखता है, असल में यह उससे भी ज्यादा गहरा है। फिर दोनों विजय और विवेक धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरकर वहां बैठ जाते हैं और आपस में गप्पे लड़ाने लगते हैं। उधर दूसरी ओर तभी गांव के चाय की दुकान में किसी की धीमी आवाज सुनाई पड़ती है, अरे तुम लोग आ गए हो, अच्छा किया, बैठो बैठो। आज शाम को घर में अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ आकर बैठ गया। अरे पंडित जी, आपको आता देखकर मैं भी घर से निकल पड़ा, लेकिन लगता है आज वीरू नहीं आएगा। हाँ, वीरू शायद किसी काम से पड़ोस के गांव में गया है। सुबह ही उससे मुलाकात हुई थी। एक सैनिक छावनी में काम के सिलसिले में गया है। लौटने में 2 दिन लग सकते हैं। पर मैं कुछ और ही सोच रहा था। अविनाश ने धीरे से स्वर दबाया। उसी समय रमेश चाय के 2 गिलास लेकर आया था। जैसे ही रमेश वापस गया, अविनाश फुसफुसाकर बोला, मुझे नहीं लगता कि वहां कुछ बचा है। जो कुछ भी था वो सब बहुत पहले ही खत्म हो गया। अरे अविनाश, तुमसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। तुमने खुद अपनी आंखों से जो देखा था, क्या उसे इतनी आसानी से भूल सकते हो? और वह भयावह घटना, जब पूरा बिशनपुर गांव संकट में था, क्या वह इतनी जल्दी भूल गए? वो लड़का जो बाहर से आया है, शायद उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन उसके आसपास कोई अनहोनी धीरे धीरे सिर उठाने लगी है। और सुना है कि विवेक दिन में भी उसी के साथ रहता है। अगर विवेक उसे सब कुछ बता दे तो पंडित जी, गांव के लोगों पर थोड़ा भरोसा रखना होगा। मुझे नहीं लगता कि गांव के लोग इतनी आसानी से किसी को डराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जब मुखिया जी ने खुद कुछ नहीं कहा, तो जरूर उन्होंने कुछ सोचा या सुना होगा। गोविंद कह रहा था कि एक बार मिलना जरूरी है। पूरा मामला यूं ही हाथ से निकल जाने देना सही नहीं होगा। वैसे भी उस जंगल में जो कुछ भी होता है, वो किसी को ठीक से समझ नहीं आता।
गांव के लोगों ने कई बार उसे स्कूल के पास वाले जंगल में जाते देखा है। तुम लोग भी तो जानते हो वो जंगल असल में कितना अजीब है। जब वीरू वापस आए तो उसे ये बात जरूर बताना। वीरू पहले भी उस मास्टर से मिला था। उसने बताया था कि वह काफी अच्छा है। फिर भी मैंने वीरू से कहा है कि उन पर नजर रखे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही पंडित जी, आप इस बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? स्कूल फिर से खुलेगा या नहीं, ये तो सबको पहले से ही मालूम है। मुखिया जी और स्कूल काउंसिल के लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले, पर स्कूल खोलना किसी के बस की बात नहीं। गांव के लोग डर के मारे अपने बच्चों को वहां भेजेंगे ही नहीं। तुम लोग गलती कर रहे हो। जो कुछ भी हो चुका है उसे पीछे छोड़कर नई शुरुआत करनी होगी। अगर स्कूल खुला तो स्कूल के जंगल और आसपास की हर पुरानी मुसीबत धीरे धीरे फिर से जाग उठेगी। विनय बाबू ने चाय के कप में एक लंबा घूंट लिया। फिर मानो कुछ साहस जुटाकर बोले, स्कूल तो खुलकर ही रहेगा अविनाश, नहीं तो और भी बड़ी मुसीबत आएगी। गांव के लोग वैसे भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस बाहरी लड़के की हो रही है। इतने दिन हो गए, क्या सच में उसने कुछ भी नहीं देखा, या फिर उसने सब कुछ देखा है लेकिन कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? अगर आप कहे तो मैं जाकर उससे एक बार मिल सकता हूँ, उससे बातें करके देखता हूँ, साथ ही उसे थोड़ा सतर्क भी कर दूंगा। या फिर ऐसा करते हैं, मैं पहले अकेले जाकर देखूंगा, अगर कुछ अजीब लगा तो फिर आपको भी लेकर उसके पास चलेंगे। यही सबसे सही होगा, है ना? अविनाश की बात विनय बाबू को सही लगी। हाँ, लड़के से मिलना जरूरी है। बिशनपुर गांव कोई साधारण गांव नहीं है। इस गांव के अंदर छिपे रहस्यों को बहुत कम लोग जानते हैं। वो जितना जानते हैं उतना इस गांव को कोई नहीं जानता। अविनाश, वीरू, पंडित, गोविंद, मुखिया जी, ये सब थोड़ा बहुत जानते हैं, मगर पुरानी बातें अब सबके दिमाग से धुंधली हो गई है। विनय बाबू को गहरी सोच में डूबा देखकर अविनाश फिर से बोल उठा, देखिए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आज नहीं तो कल मैं खुद उस लड़के के बारे में पता कर आऊंगा। लेकिन अगर लड़का किसी मुसीबत में होता या उसे कुछ अजीब लगता तो वह विवेक या मुखिया जी को तो जरूर बताता। और आप तो जानते ही हैं, मुखिया जी भले ही जैसे भी हों, लेकिन जब काम की बात आती है तो वे एकदम सही आदमी हैं। एक काम कीजिए, कोई कहानी सुनाइए। आपकी झोली में तो ढेरों कहानियां भरी पड़ी है। आज की रात मैं आपकी एक कहानी सुनना चाहता हूँ। विनय बाबू समझ गए कि अविनाश उनका मन हल्का करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका मन कभी भारी नहीं रहा, सिर्फ एक बार छोड़कर। उनकी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जिसने उनके मन पर बोझ डाला हो। चाय खत्म करके उन्होंने गला साफ किया और कहना शुरू किया, ये बहुत पुरानी बात है। जब मैंने गांव छोड़ दिया था, गांव से निकलकर सालों तक भटकता रहा। फिर तंत्र मंत्र करने का भी विचार आया। मतलब ये उसी समय की बात है। एक दिन घूमते घूमते मैं एक अजीब जगह पहुंच गया। उसका नाम था जयनगर। बड़ा ही अनोखा गांव था वह। 3 दिशाओं से एक विशाल नदी ने उसे घेर रखा था। गांव में आने और वहां से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। मैं जिस ओर गया था वहां नदी के किनारे क्या था यह देखने का मौका ही नहीं मिला। नदी तो बहुत बड़ी थी। मैं नाव लेकर काफी दूर तक गया, लेकिन नदी के उस पार कुछ नहीं दिखा, सिर्फ सुनसान वीरान जमीन। मैं जयनगर में एक गृहस्थ के घर रुका था। उस समय गांव में मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता था। लोग उन्हें अपने घर में जगह देते थे। अब की तरह नहीं कि मेहमान आते ही घर वाले यह सोचने लगे कि वे कब वापस जाएंगे। जिस घर में मैं ठहरा था वह एक छोटा सा परिवार था। एक पति, पत्नी, बस, और कोई नहीं। बातों बातों में उस आदमी से अच्छी दोस्ती हो गई। शाम को उसने मुझसे कहा, हमारा गांव
बहुत अच्छा है, लेकिन रात में नदी की तरफ जाना मना है। सीढ़ियों से उतरकर अगर कोई उस नदी की ओर जाता है तो उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। कई लोग मुसीबत में भी पड़ चुके हैं, लेकिन क्यों पता नहीं। मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा, पर हाँ, कभी कभी जब गांव के मछुआरे रात में नदी में मछली पकड़ने जाते हैं तो उन्हें कई अनजानी चीजें दिखाई देती है। उसकी बातें सुनकर मुझे भीतर से एक अजीब सी उत्सुकता होने लगी। अगर गांव के नदी किनारे कुछ रहस्यमय होता है तो मुझे वह एक बार देखना ही था। तुम तो जानते ही हो अविनाश, बचपन से ही मेरे भीतर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी थी। मैंने खुद को कभी तंत्र साधना में नहीं झोंका, लेकिन मन ही मन रहस्यों को जानने की बेचैनी हमेशा रही। उस दिन मैंने ठान लिया था कि शाम के बाद उस नदी के किनारे जरूर जाऊंगा, लेकिन दिन बीतते बीतते वक्त निकल गया और जाना हो नहीं पाया। फिर मैंने तय किया कि अगले दिन वहां जाऊंगा। जिस घर में मैं ठहरा था वहां मिट्टी के घड़े, हांडी, कलश सब एक कोने में करीने से सजा कर रखे गए थे। गृहस्थ दंपति अपने काम में व्यस्त थे, इधर उधर सामान समेट रहे थे। मुझे करना ही क्या था, गांव की गलियों में इधर उधर घूमता रहा। इसी तरह चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गया। नदी बहुत बड़ी थी और किनारा भी पूरी तरह खाली। दूर दूर तक बस कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, हरी भरी घास फैली थी और नदी का किनारा एक सीधी रेखा में बहुत दूर तक चला गया था। गांव का आखिरी घर भी नदी से काफी दूरी पर था। किनारे पर एक छोटा सा घाट बना था जहां कुछ मछुआरों की नावें बंधी हुई थी। मुझे समझ में आ गया कि गांव के लोग यहीं से नदी में मछलियां पकड़ने जाते होंगे। गृहस्थ घर के पीछे एक छोटा सा कमरा था जो उन्होंने मेरे लिए रखा था। मैं वहां 2-3 दिन रुका, लेकिन घर वालों ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कब वापस जाऊंगा। रात हुई तो जैसे ही सब सो गए, मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए फिर से उस नदी के किनारे जा पहुंचा। दिन में देखी गई नदी और रात में दिख रही नदी में जमीन आसमान का फर्क था। आसमान का चांद अपनी चमकती आंखों से मुझे निहार रहा था। इधर उधर बिखरे तारे जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा सिर के ऊपर से गुजर रही थी। नर्म घास पर चलता हुआ मैं सीधे पानी के किनारे जा पहुंचा। नदी थोड़ा नीचे थी और मैं एक ऊंचे टीले पर खड़ा था। नीचे से चांदनी का प्रतिबिंब पानी में झिलमिला रहा था। धीमे धीमे उठती लहरें उस प्रतिबिंब को तोड़ रही थी, फिर वापस जोड़ रही थी। अजीब सा सन्नाटा पसरा था। चारों तरफ कोई नहीं था, बस मैं था, नदी थी और चांदनी की ये मायावी रोशनी। काफी देर तक मैं चुपचाप खड़ा रहा और तभी कहीं से अचानक एक सिसकी जैसी आवाज आई। कोई रो रहा था। आवाज औरत की थी या मर्द की, ये समझ नहीं आया। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। कांपते हुए मैंने सामने देखा। पता ही नहीं चला कि कब एक छोटी सी डोंगी नाव नदी के किनारे आकर ठहर गई। वो रोने की आवाज उसी नाव से आ रही थी। चांद की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, लेकिन नाव के अंदर घना अंधेरा था। मुझे सिर्फ इतना दिख रहा था कि नदी की लहरें बस उसी नाव की तरफ बढ़ रही थी। अजीब बात थी, नाव में कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर ये आई कब और कैसे? और वो बच्चा, अगर सच में कोई है तो वो कहाँ बैठा है? मैं अभी सोच ही रहा था कि नाव धीरे धीरे खिसकते हुए बिल्कुल मेरे करीब आ गई, लेकिन अंदर झांकने पर भी कुछ नहीं दिखा। बस एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे नाव का अंधेरा हिस्सा जीवित हो। वो अंधेरा हल्का हल्का हिल भी रहा था और इतना घना था कि चांदनी भी उसके अंदर घुस नहीं पा रही थी। आमतौर पर मछुआरों की नाव इतनी पास आ जाए तो उसके हर हिस्से
साफ साफ दिखते हैं, लेकिन यहाँ नाव के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रोने की आवाज लगातार आ रही थी। उस बच्चे को मैं देख नहीं पाया, पर उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। मैं लगातार उस ओर देख ही रहा था कि अचानक मुझे लगा कोई ठीक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। रात के समय नदी के किनारे आकर शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरी सांस तेज हो गई। मैं पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन मेरा सिर जैसे किसी ने आगे की तरफ दबा कर रखा था। मैंने बहुत कोशिश की, पर शरीर जैसे पत्थर का बन चुका था। मेरे हाथ किसी जकड़न में जकड़े हुए लग रहे थे। तभी मैंने देखा उस नाव के अंधेरे के भीतर से दो लंबे काले हाथ बाहर निकले। एक पल भी नहीं लगा वो मेरे गले की ओर झपटे। उन्होंने कसकर मेरे गर्दन को पकड़ ली और नीचे खींचने लगी। पर तभी मुझे महसूस हुआ कि जो कोई मेरे पीछे खड़ा था वो मुझे पीछे की ओर खींच रहा था। एक ओर वह अंधेरी नाव मुझे नीचे खींच रही थी, तो दूसरी ओर कोई अदृश्य ताकत मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त मुझ पर क्या बीती, ये शब्दों में बता पाना नामुमकिन है। अविनाश, मैंने अपने जीवन में जितनी बार भी भयानक डर का सामना किया, उनमें से यह अनुभव सबसे भयानक था। उस समय मुझे तंत्र साधना और उसकी शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह विचार जरूर आया था कि यूं ही भटकने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं एक तांत्रिक बन जाऊं तो शायद बेहतर होगा, लेकिन सिर्फ सोचने से शक्ति नहीं मिलती, उसके लिए कठोर से कठोरतम साधना करनी पड़ती है। इस बीच मेरे दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। अगर खींचतान के दौरान मेरा सिर धड़ से अलग हो गया तो मुझे भी सरकटा भूत बनकर इस नदी के किनारे सारी जिंदगी भटकना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक झटके में जिसने मुझे पीछे से पकड़ रखा था, उसकी जबरदस्त खींचतान से मैं नदी के किनारे से दूर जा गिरा, और तभी नदी के पानी से एक भयानक गूंजती हुई दहाड़ उठी। ऐसी आवाज जिसे सुने बिना कोई यकीन नहीं करेगा। वो इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि किसी हिंसक बाघ की गर्जना जैसे थी, और उसके साथ ही किसी अजीब से पक्षी की चीख भी मिली हुई थी। इसके तुरंत बाद नदी के पानी में अजीब सा उथल-पुथल मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई विशाल प्राणी बेतहाशा छटपटा रहा हो, और उसी कारण पानी से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी। मैं घास पर पड़ा हुआ था, और वहीं से मैंने देखा नदी का पानी ऊंचाई तक उछलने लगा। गले में जबरदस्त दर्द हो रहा था, लेकिन मैं अब भी जिंदा था। खुद को संभालते हुए मैंने आगे बढ़कर देखने की हिम्मत की, लेकिन तभी मेरे कानों के पास कोई धीरे से फुसफुसाया, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उस फुसफुसाहट में एक अजीब सी चेतावनी थी। डर से कांपते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई न था। चांदनी में चारों ओर सब कुछ साफ दिख रहा था, यहाँ तक कि घास की नोकें भी हल्की हवा में कांप रही थी, पर वहां कोई न था। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैंने दोबारा हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने ही वाला था कि वही आवाज फिर से गूंज उठी। मैं तुझे मना कर रहा हूँ, मत जा उस ओर। तेरी ही तरह एक दिन मैं भी इस माया के जाल में फंसकर मर गया था। सुबह गांव के लोग या तो तेरी शव नदी में तैरता हुआ पाएंगे, या फिर वह बहते बहते कहीं बहुत दूर निकल चला जाएगा। मत जा, मत जा उस ओर। इस बार वह आवाज पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुझी हुई आवाज में मुझसे बात कर रहा हो। मैंने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। नदी के पानी में कोई भयानक चीज तभी भी छटपटा रही थी, और मेरे पीछे खड़ा कोई अदृश्य अस्तित्व
मुझे वहां जाने से रोक रहा था। आखिर हो क्या रहा था? यह सब समझने की कोशिश मैं कर ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। फिर जब मैं होश में आया, जो मैंने देखा उस पर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा था जब मेरी आंखें खुलेगी तो मैं खुद को खेतों के पास पड़ा पाऊंगा, या फिर शायद कोई मछुआरा मुझे नदी किनारे बेसुध देखकर पहले डर जाएगा, फिर जांच करेगा कि मैं जिंदा हूं या नहीं। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मैं वहीं अपने कमरे में उसी गृहस्थ के घर में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वही बिस्तर जहां मैं रात को सोने के लिए गया था। पहले तो लगा कि शायद गांव के किसी लड़के ने मुझे वहां बेहोश पड़ा देखकर घर तक पहुंचा दिया होगा। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर से उतरने लगा, कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे पैरों के नीचे कुछ चुभा। जब ध्यान से देखा तो वहां घास और पत्ते चिपके हुए थे। इतना ही नहीं, मेरे पैरों में हल्की नमी भी महसूस हो रही थी, जैसे मैं गीली जमीन पर चलकर आया था। मैं और ज्यादा हैरान हो गया। बाहर निकला तो सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी। गृहस्थ और उनके घर के लोग बाहर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे जाग गए, रोज तो आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पर आज इतनी देर तक सोते रहे। उनकी बातें सुनकर मैं और ज्यादा उलझन में पड़ गया। तो क्या उन्हें कल रात हुई किसी अजीब घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं? अगर किसी ने मुझे नदी के किनारे बेहोश पाया होता और घर लाया होता तो वे जरूर इस बारे में कुछ ना कुछ कहते, लेकिन उन्होंने तो इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उस दिन बस मैं उस घर में रुका था। अगली सुबह मैं वहां से निकल पड़ा और उल्टे रास्ते से वापस लौट आया। लेकिन जयनगर गांव के उस नदी के किनारे वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ, यह मैं खुद भी ठीक से नहीं बता सकता। विनय बाबू ने अपनी कहानी खत्म की तो अविनाश ने लंबी सांस ली और बोला, समझ गया पंडित जी, अगर आप उस रात नदी के पास जाते तो निश्चित ही मारे जाते, इसलिए किसी ने आपको बचा लिया। लेकिन जिसने आपको बचाया शायद वह खुद ही मारा गया है। क्या किया जा सकता है पंडित जी, इस दुनिया में सभी बुरे लोग नहीं होते, कभी कभी अच्छे लोग भी होते हैं, समझे? कहानी खत्म होने के बाद अविनाश ने 2 और चाय का ऑर्डर दिया। चाय आने के थोड़ी देर बाद वहां गोविंद अपने 2 चेलों के साथ दाखिल हुआ। वे लंबी बेंच के पास आकर बैठ गए। चाय पीते हुए, सिगरेट का कश लेते हुए वे इधर उधर की बातें करने लगे। बातों बातों में अचानक गांव के नए मास्टर साहब का जिक्र हुआ। विनय बाबू और अविनाश ने यह सुना। गोविंद के चेलों में से कोई कह रहा था, यह मास्टर ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। दूसरा बोला, गांव का हाल देख, बच्चे पढ़ाई करेंगे, बड़े होते ही खेती करेंगे, और लड़कियां खाना बनाना सीखेगी, फिर शादी कर लेगी। यही होता आया है, यही होगा। लेकिन इस सब के बीच गोविंद कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। स्कूल और उसके आसपास की जगह सही नहीं है। अगर उस मास्टर के साथ कुछ हो गया तो दिक्कत होगी। देख, वह जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाहर का कोई आदमी हमारे गांव में आकर मुसीबत में फंस जाए तो पुलिस का झंझट बढ़ेगा, फिर हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह कहकर गोविंद ने इधर उधर देखा। विनय बाबू और अविनाश अपनी बातों में लगे हुए थे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। जब गोविंद को यकीन हो गया कि वे ध्यान नहीं दे रहे, तब अविनाश धीरे से बोला, पंडित जी, मुझे पहले से ही शक था। इस गोविंद ने जरूर स्कूल के पास कुछ किया है, ऐसा कुछ जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब वीरू लौटे तो उसे मेरे साथ मिलने को कहना और उससे कहना कि वह आसपास ध्यान रखे। वह यह काम अच्छे से कर सकता है। जरूरत पड़े तो गांव के 2-1 लोगों को साथ में भी ले सकते हो। अभी भी गांव में कुछ लोग बचे हैं, अगर मैं कहूँ तो वे मान भी जाएंगे।
लेकिन तुम आज ही एक बार जाकर उस नए मास्टर साहब से बात करो। देखो तो कुछ समझ में आता है या नहीं। गोविंद के जाते ही अविनाश और विनय बाबू उठ खड़े हुए। अब वहां और बैठने का मन नहीं था। वैसे भी पश्चिम के आसमान में बादल घिरने लगे थे। शाम ढलने लगी थी। सूरज पश्चिम के कोने में छुप चुका था। थोड़े ही देर में बिशनपुर गांव को अलविदा कहकर वह अंधेरे के समुद्र में डूब जाएगा। मोबाइल दुकान के लड़के ने विवेक को फोन पकड़ाया। उसने धीरे से कुछ कहा। विवेक ने भी धीरे से जवाब दिया। फिर जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला और साइकिल पर चढ़ा, मास्टर जी ने उससे पूछा, अरे वह दुकान का लड़का तुझसे क्या कह रहा था और वह इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहा था? विवेक हंसते हुए बोला, असल में वह कह रहा था कि उसे नए मास्टर साहब बहुत पसंद है। उसका भाई भी हमारे स्कूल में पढ़ता था, तो अगर स्कूल फिर से खुलेगा तो उसे अच्छा लगेगा, इसलिए वह धीरे धीरे बोल रहा था। वरना आप सुन लेते तो उसे शर्म आती। मास्टर जी ने सिर हिलाया और कहा, अरे इस गांव के बारे में तो तू बहुत कुछ जानता है ना? कई लोगों से तेरा मिलना जुलना होता है, लेकिन तू इतनी छोटी उम्र में ये सब क्यों करता है? पढ़ाई क्यों नहीं करता? विवेक हल्की मुस्कान के साथ बोला, पढ़ाई कौन करेगा मास्टर साहब? अगर पढ़ाई करनी हो तो 2 गांव दूर वाले स्कूल में जाना पड़ेगा। फिर पढ़ाई में बहुत समय भी लगता है। बाबा बीमार रहते हैं, ठीक से काम नहीं कर सकते। माँ जैसे तैसे घर चला रही है। अगर मैं भी काम में हाथ न लगाऊं तो घर कैसे चलेगा? और पढ़ाई करके कौन सा बड़ा आदमी बन गया? विवेक की आखिरी बात सुनकर विजय साइकिल चलाते चलाते हंस पड़ा। उसने कहा, अरे पढ़ाई करके बड़ा आदमी बने ना बने, इंसान जरूर बना जा सकता है। हालांकि अब इंसान बनना पहले जितना आसान नहीं रहा। खैर छोड़, तू नहीं समझेगा। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। इंसान बनना, बड़ा आदमी बनना, ये सब उसकी सोच से परे की बातें थी। उसके लिए इतना ही काफी था कि 2 वक्त का खाना मिल जाए और जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे। लेकिन विजय सोच में पड़ गया। विवेक की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। जिस सूखी हुई झील के किनारे खड़े होकर विवेक ने उसे कहानी सुनाई थी, उसकी हर बात किसी सच की तरह लग रही थी। फिर भी वह अब तक यह मानने को तैयार नहीं था कि विवेक ने जो कहा वह पूरी तरह सच था। लेकिन यह भी नहीं लगा कि उसने झूठ बोला है। विवेक ने जैसे कहानी सुनाई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही अपनी आंखों से देखी हो। लेकिन यह घटना तो बहुत साल पहले की थी। बाकी रास्ते में विवेक कुछ नहीं बोला। विजय उसे अपनी घर की बातें सुनाता रहा, इधर उधर की बातें करता रहा। इस बीच मोबाइल पूरी तरह चार्ज हो चुका था। विजय ने मन ही मन ठान लिया कि घर पहुंचकर उसे एक बार फोन करना होगा। तब तक शाम ढल चुकी थी। सूरज पश्चिम के आसमान में थोड़ी देर पहले ही डूब चुका था। गांव का रास्ता धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा था। विजय साइकिल चला ही रहा था कि अचानक पीछे से विवेक ने उसका कुर्ता जोर से पकड़ लिया। फिर एक अजीब सी आवाज में बोला, आगे मत जाइए मास्टर साहब। विवेक की आवाज इतनी अजीब थी कि विजय अंदर तक सिहर उठा। उसने झट से साइकिल रोक दी। चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा था। साथ में मोबाइल था। जेब में एक छोटी सी टॉर्च भी थी, लेकिन अभी तक उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। रास्ता फिर भी साफ दिखाई दे रहा था। वैसे भी इस ओर से कोई गाड़ी घोड़ा आने का खतरा कम था। रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ फैले थे, जैसे एक छोटा जंगल हो। जैसे ही विजय रुका, उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। आगे का रास्ता एक मोड़ पर जाकर स्कूल के मैदान में उतरता था। उस मोड़ पर एक बड़े पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। विवेक अभी विजय का कुर्ता कसकर पकड़े हुए था। फिर अचानक वह एक झटके में साइकिल के कैरियर से कूदकर नीचे आ गया। उसने कहा, मास्टर साहब अपना टॉर्च जलाइए। विजय अभी टॉर्च जलाने ही वाला था कि विवेक ने झपट कर वह टॉर्च उसके हाथ से ले ली। फिर उसने सीधा रोशनी उस पेड़ के नीचे फेंकी
जहां वह परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। टॉर्च की हल्की पीली रोशनी वहां पड़ते ही विजय का कलेजा एक पल के लिए कांप उठा। जो चेहरा कुछ देर पहले पेड़ के पीछे छिप गया था, वही चेहरा अब ठीक सामने दिखा। पर वह कोई आम चेहरा नहीं था। उसके आंखें सफेद और फटी फटी थी, पूरी तरह चमकती हुई। मुंह से टेढ़े मेढ़े भयंकर दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी भयानक नजर जैसे सीधे विजय के दिल में उतर गई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, वह झटपट अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उसके ठीक पहले उसके मुंह से एक तीव्र चीख निकल पड़ी। विजय का पूरा शरीर थरथराने लगा। साइकिल उसके हाथ से छूट गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। विवेक ने एक हाथ में टॉर्च पकड़े पकड़े दूसरे हाथ से झटपट साइकिल खींचकर खड़ी कर दी। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, हमें यहीं रुकना होगा मास्टर साहब। जब तक वह चला नहीं जाता, हम उधर नहीं जा सकते। विजय ने कांपती आवाज में पूछा, वो क्या था विवेक? विवेक बिना हिचके बोला, पिशाच। मास्टर साहब, आप जानते हैं पिशाच किसे कहते हैं? वो जो आपने देखा, वही पिशाच था। विजयगढ़ के उस पार जो जंगल है, उसी जंगल के भीतर रहता है वो। लेकिन विवेक को देखकर लग नहीं रहा था कि वह ज्यादा डरा हुआ है। उसी समय पीछे से एक पीली रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। साथ ही किसी के पैरों की आहट भी सुनाई दी। विवेक और विजय दोनों चौंक उठे। वे जल्दी से साइकिल लेकर रास्ते के किनारे हो गए। विजय ने अपनी टॉर्च का स्विच दबा दिया और रोशनी को अपने सीने से दबा कर रखा। अब भी उसके हाथ पैर कांप रहे थे। विवेक को भी डर लग रहा था, लेकिन वह इसे जताना नहीं चाहता था। अगर वह डर दिखाएगा तो मास्टर साहब और ज्यादा घबरा जाएंगे। लेकिन फिर भी उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई थी। उसके सीने में दिल जोरों से धड़कने लगा था। पीली रोशनी अब और नजदीक आ चुकी थी। फिर अचानक विजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी सामने की छाया मूर्ति पर फेंक दी। ठीक उसी समय सामने वाले व्यक्ति ने भी अपनी टॉर्च की रोशनी विजय के चेहरे पर डाल दी। दोनों ने लगभग एक साथ जोर से चीख मारी। पर तभी विवेक चिल्लाया, अविनाश बाबू, आप यहाँ? अविनाश डर के मारे पीछे हट गया था। उसके हाथ से टॉर्च भी गिर पड़ी। विजय भी लगभग हड़बड़ाकर चीख पड़ा था। लेकिन जब दोनों को समझ में आया कि सामने कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि वे दोनों इंसान ही हैं, तो सब कुछ धीरे धीरे शांत हुआ। थोड़ी देर बाद अविनाश ने टॉर्च जलाकर पेड़ के नीचे खड़े होकर पूरी बातें बताई। पंडित जी को पहले ही शक हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे देखने के लिए भेजा था। पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यह पिशाच तो इतनी आसानी से बाहर नहीं आता। फिर इतने दिनों बाद अचानक यह बाहर क्यों निकला? विवेक, क्या यह ऐसे ही बाहर आ गया? नहीं। अविनाश और विजय ने एक दूसरी की तरफ देखा। विवेक की आंखें आधे अंधेरे में भी गंभीर और ठंडी लग रही थी। चारों ओर हल्की ठंडी और सिहरन भरी हवा बहने लगी थी। वे तीनों थोड़ा और आगे बढ़े। उन्होंने देखा, रास्ते से करीब 10 हाथ दूर एक पेड़ के पीछे से एक 12-13 साल का लड़का एकदम कठोर लकड़ी की तरह खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। अविनाश और विजय दोनों का डर अब बढ़ने लगा था। उनके शरीर ठंड से नहीं, बल्कि किसी अनजाने भय से कांप रहे थे। फिर तीनों ने टॉर्च की रोशनी के सहारे गांव के रास्ते को पार किया और विजयगढ़ की तरफ बढ़ने लगे। विजयगढ़ में घुसने से पहले ही उनकी नजर स्कूल के उस कोने की ओर गई, जहां से जंगल शुरू होता था। और तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई, जैसे कोई वहां अंदर हंस रहा था। एक भयानक सिहरन पैदा कर देने वाली हंसी। इसके अगले ही दिन मास्टर जी वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। स्कूल खोलने की योजना धरी की धरी रह गई। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।